हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तपन भाटिया तपन से स्टडी रूम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सांख्यिकी में नया टॉपिक ले रहे हैं, वो है सूचकांक, इंडेक्स नंबर, निर्देशांक भी बोलते हैं। जब बहुत ज्यादा सूचकांक हो साथ में तो इंडाइसेस इसके लिए काम में लेते हैं, प्लूरल वर्ड। सूचकांक है क्या? तो सामान्य बोलचाल की भाषा में जब हम कहते हैं कि मूल्य बढ़ गए, पिछले साल की तुलना में इस वर्ष मूल्य डबल हो गए, तो वास्तव में हम इनडायरेक्टली सूचकांक को ही व्यक्त कर रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष मूल्य दोगुने हो गए। जब हम ये बोलते हैं, इसका मतलब हम ये कहते हैं कि पिछला वर्ष हमारा आधार वर्ष है, उस वर्ष मूल्य जितने भी थे उसकी तुलना में इस वाले वर्ष यानी कि चालू वर्ष प्रचलित वर्ष में दोगुने हो गए। अब अगर हम आधार वर्ष को 100 के रूप में व्यक्त कर लें कि आधार वर्ष 100 और इस वर्ष दोगुने हो गए, मतलब 200, तो वृद्धि कितने की हुई? 100 की वृद्धि हो गई। पिछले वर्ष की तुलना में 1.5 गुना हो गए, तो पिछला वर्ष 100 आधार मानिए, उसको आपने 100 मान लिया और अब आप 1.5 गुना बोल रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली आप बोल रहे हैं 50% की वृद्धि हो गई, तो बढ़कर 100 + 50 बराबर 150 हो गए। तो आधार वर्ष के आधार पर किसी प्रचलित वर्ष में परिवर्तन क्या हुए, उन परिवर्तनों को मापने के लिए जो सांख्यिकी तकनीक काम में ली जाती है वो सूचकांक होती है। तो क्या है सांख्यिकी? अर्थ की बात अपन करें तो सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी जो औसत मूल्यों में परिवर्तन को व्यक्त करने की सांख्यिकी तकनीक है। ये परिवर्तन को माप करती है, श्रेणी जो परिवर्तन प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है उस बात को बताता है सांख्यिकी। दो या अधिक परिस्थितियों में विभिन्न किंतु संबंधित, है ना, अलग अलग परंतु संबंधित चर मूल्यों के समूह के औसत स्तर की मात्रा की तुलना में करने वाला जो सांख्यिकी माप है वो है सूचकांक। जैसे कि खाद्यान्न की बात हम करें कि 2019 में खाद्यान्न का मूल्य कितना था और 2020 में खाद्यान्न का मूल्य कितना था, तो 2019 जो आधार वर्ष है उस खाद्यान्न में बहुत सारे खाद्यान्न समूह में बहुत सारी मदें आ सकती हैं। गेहूं, चावल, चना और अन्य प्रकार के खाद्यान्न, दालें वगैरह भी उसमें शामिल हम कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके की चीजें हैं, वो हर एक के मूल्य में अलग अलग तरीके से परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन उनको ओवरऑल एक साथ समूह के रूप में व्यक्त करें। अंतर संबंधित हैं, वो खाद्यान्न हैं सभी, परंतु अलग अलग हैं, है ना। उनके जो मूल्य सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन उसको एक समूह मानकर खाद्यान्न के पिछले साल में क्या मूल्य रहे और इस साल खाद्यान्न के मूल्य क्या रहे, तो एक संख्या के रूप में उसको प्रतिशत के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं कि खाद्यान्न के समूह में पिछले साल की तुलना में इस साल खाद्यान्न के समूह में औसतन कितने रूप से वृद्धि हुई। ये कौन बताएगा? ये सूचकांक या इंडेक्स नंबर बताएगा। तो ये इसका सूचकांक का अर्थ है। और वास्तविक जगत में भी जब अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की बात करें, तो इकोनॉमिक डिसीजन सारे सूचकांकों के आधार पर लिए जाते हैं। उस बात को ध्यान में रखा जाता है। सूचकांकों की गणना वास्तविक रूप से भी की जाती है। क्या विशेषता है सूचकांक की? ये संख्या के रूप में व्यक्त होते हैं, एक संख्या के रूप में व्यक्त होते हैं। दो, ये विशेष प्रकार के माध्य हैं जो विशेष स्थान या परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाते हैं। फिर और क्या तीसरी विशेषता इसकी है? ये तुलनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि जब हम इंडेक्स नंबर कंप्यूट करते हैं तो उनके आपस में तुलना की जा सकती है। तो इनमें कंपैरेटिव एनालिसिस का भाव साथ में होता है। उपयोग की बात करें कि सूचकांक के उपयोग क्या हैं, तो मतलब अगर इसके उपयोग की महत्ता को अगर अपन समझें तो इसको एक सेंटेंस में समझ सकते हैं। ये अर्थव्यवस्था की नाड़ी है, यानी कि इसमें परिवर्तन से अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को मापा जा सकता है। तो सूचकांक के बिना अर्थव्यवस्था में
गणनाएं नहीं होती, सूचकांक तो कैलकुलेट करने ही पड़ते हैं अलग अलग स्तर पर, अलग अलग मदों के थोक मूल्य सूचकांक, फुटकर मूल्य सूचकांक, जीवन निर्वाह में डेली काम आने वाली वस्तुओं के अलग सूचकांक, इस प्रकार से ढेरों तरीके के सूचकांक कंप्यूट किए जाते हैं और उससे फिर अर्थव्यवस्था में क्या निर्णय लिए जाने चाहिए वो निर्णय लिए जाते हैं। अगर हम पॉइंट वाइज देखें कुछ कि उपयोग को कैसे हम लिखें, कैसे बोलें, तो कठिन तथ्यों को सरल बनाते हैं ये। खूब सारे खाद्यान्न के मदे दे दिए, खूब सारे मूल्य पिछले साल के दे दिए, उन्हीं के मूल्य इस साल दे दिए, तो इसको अब आप कैसे व्यक्त करें। तो जो ये खूब सारे वैल्यूज हैं उनको आसान एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करके औसत मूल्य के रूप में, परिवर्तन के रूप में माप के सामने लेके आता है, उसका कठिन तथ्यों को ये सरल बनाते हैं। ऐसे ही तुलनात्मक अध्ययन, अभी हमने बोला ही, पिछले साल की तुलना में इस साल में या इस साल की तुलना में अगले वाले साल में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। मूल्य परिवर्तन का अध्ययन प्राय प्राइजेज में जो प्राइस इंडेक्स नंबर ही मेनली होते हैं, यूं तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी होते हैं, अपन अभी देखेंगे, कुल वैल्यू भी होते हैं, लेकिन मेनली मूल्य से संबंधित सूचकांक कैलकुलेट किए जाते हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किए जाते हैं। तो मूल्य में परिवर्तन प्राइस इंडेक्स नंबर से आप स्टडी कर सकते हैं। ऐसे ही नीति निर्धारण, चाहे वो व्यावसायिक और औद्योगिक स्तर पर हो, चाहे वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, नीति निर्धारण के लिए ये आधार प्रदान करते हैं। जैसे कि मैं ये कहूं कि अगर मूल्यों में वृद्धि हो रही है तो मूल्यों में वृद्धि के कारण जानने में, मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए, मूल्यों में वृद्धि के कारण व्यक्ति की आय में कितनी वृद्धि की जाए इस बात के निर्णय लेने के लिए, आदि बहुत सारे निर्णय लेने के लिए ये नीति निर्धारण के लिए सूचकांक उपयोगी है। ऐसे ही वेतन और वृद्धि के मार्केट में अगर मूल्यों में वृद्धि हो रही है तो व्यक्ति की आय में भी वृद्धि होनी चाहिए, ताकि कि उसकी क्रय शक्ति उतनी रहे जितनी की पहले थी। उसको बनाए रखने के लिए आधार प्रदान करता है। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। ये इससे आप परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं, परिवर्तन प्रदर्शित कर सकते हैं, इससे अनुमान लगा सकते हैं, भावी प्रवृत्तियों का अनुमान लगाया जा सकता है। व्यवसाय और औद्योगिक जो है संबंध, व्यवसाय उद्योग के आधार पर अपने जो क्रियाएं प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में ज्ञान रख सकता है। तो इस प्रकार से विभिन्न उपयोग हैं सूचकांक के, इसलिए सूचकांकों की गणना की जाती है। विभिन्न प्रकार के सूचकांक होते हैं, उनकी गणना करते हैं उद्देश्य और स्थान के बात को और समय को ध्यान में रखते हुए कि उस समय किस समय किस तरीके की चीज की या किस स्थान पे किस तरीके के सूचकांक की गणना की जानी है। बात सीमाओं की करें तो जैसे अभी अपन ने एग्जांपल लिया खाद्यान्न का, तो सारी वस्तुओं में एक समूह के रूप में परिवर्तन को औसत रूप से प्रदर्शित करता है सूचकांक। तो ये सामान्य रूप से सत्य है। जैसे कि मैं कहूं कि 2019 में सूचकांक था 100 और 2020 में सूचकांक हो गया इन खाद्यान्न के लिए, फूड ग्रेन्स वगैरह के लिए वो 120। इसका मतलब क्या कह रहे हैं, 20% की वृद्धि हुई पिछले वर्ष की तुलना में। 2019 आधार की तुलना में प्रस्तुत वर्ष 2020 में 20% की वृद्धि हुई। तो ये 20% की वृद्धि सारे खाद्यान्न में जितने भी मदे थी उन सब में नहीं हुई है। किसी मद में, चावल में हो सकता है कि 25% की वृद्धि हो, गेहूं में हो सकता है 10% की ही वृद्धि हुई हो। तो हर मद के लिए वृद्धि अलग अलग, वास्तविक वृद्धि अलग हो सकती है, लेकिन ये सामान्य रूप से बताते हैं कि कुल मिला के 20% की वृद्धि हुई। प्रत्येक मद के हिसाब से वृद्धि को प्रदर्शित नहीं करता है। यही बात हम सापेक्षिक, दूसरा इसमें अगर हम सीमाओं की बात करें तो दूसरी सीमाएं सापेक्षिक परिवर्तन को ही बताता है। ये प्रतिशत किसी आधार वर्ष के आधार पर प्रतिशत के रूप में व्यक्त समंक है, डेटा है, तो ये केवल सापेक्षिक परिवर्तन प्रतिशत के रूप में ही परिवर्तित करता है। अत्यधिक शुद्धता की कमी, क्योंकि ये सैंपल्स के आधार पर तय होते हैं। जैसे खाद्यान्न की बात करें, प्राइस लिया गया होगा, गेहूं का प्राइस लिया गया होगा 2019 में, तो वो किसी जगह पे, जो उस जगह पर वहां का प्राइस दिया गया होगा। बहुत सारे जगह पर अलग अलग प्राइसेस हो सकती हैं, तो सैंपल के रूप में ही चयन करके
नमूने के चयन करके फिर उनके प्राइजेस लेके उसके आधार पे ये कंप्यूटेड होते हैं। तो ये इसकी सीमा है। उद्देश्य के अनुरूप कैलकुलेट किए गए हैं तो वो नीति को निर्धारित करते हैं। नीति के अनुरूप कैलकुलेट किए गए तो उद्देश्य को निर्धारित करते हैं। तो उद्देश्य के अनुरूप उसको जब तक अपन समझे नहीं, जिस उद्देश्य के लिए कैलकुलेट किया गया उस उद्देश्य के लिए ही अगर सूचकांक का वापस उपयोग किया जाए तो ठीक है। लेकिन अब मेरा अभी जब सूचकांक का उपयोग करना है और उद्देश्य अलग है, तो ऐसी स्थिति में वो तुलना गलत हो जाती है। ऐसे जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक जो कैलकुलेट किए जाते हैं कि वास्तविक तुलना संभव नहीं है। जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक यानी कि मैं जो जितने भी सामग्रियां उपयोग करता हूं, जैसे कि मैं कपड़े खरीदता हूं, मैं मकान में रहता हूं तो किराया चुकाता हूं, मैं खाद्यान्न के लिए गेहूं उपयोग में करता हूं, मैं दालों का उपयोग करता हूं। तो ये मेरे जीवन निर्वाह में काम आने वाले विभिन्न मदें हैं। इन मदों का वास्तविक जो परिवर्तन हुआ है उनसे तुलना, क्योंकि एक सामूहिक रूप से आपने एक इंडेक्स नंबर निकाली, उसकी वास्तविक से तुलना करना संभव नहीं हो पाता। ऐसे ही माध्यों की अपनी एक सीमा है। ये एक माध्य ऐसा है ना, औसत की तरह आप इसको कैलकुलेट करें तो माध्यों की अपनी सीमा है, वो सारी सीमाएं भी इसके ऊपर लागू होती है। तो ये कुछ सीमाएं हैं इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करते समय, उसका उपयोग करते समय उन सीमाओं को ध्यान में रख के ही उपयोग किया जाना चाहिए। अगली बात हम करें प्रकार की। तो प्रकार होते हैं जैसे कि कीमत सूचकांक, प्राइस इंडेक्स नंबर, जो मेनली कंप्यूट किए जाते हैं वो प्राइस इंडेक्स नंबर ही, कुछ भी नहीं कहा गया है मतलब वो प्राइस इंडेक्स नंबर है। ये एकल मूल्य के रूप में भी हो सकते हैं, ये सामूहिक मूल्य के रूप में भी हो सकते हैं। कैसे? जैसे मैं 2017, 18, 19, 20 इन 4 सालों के लिए अगर गेहूं के प्राइसेस को ले लो तो मैं गेहूं का सूचकांक निकाल सकता हूं, और खाद्यान्न में बहुत सारी मदों को ले लूं तो उसका सूचकांक निकाल सकता हूं सामूहिक मूल्य के रूप में। तो एकल मूल्य भी होते हैं, सामूहिक मूल्य सूचकांक भी होते हैं। तो ये होते हैं कीमत सूचकांक पहला। दूसरा मात्रा सूचकांक, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी कैलकुलेट किया जा सकता है कि आप मात्रा प्राइस की जगह पे आप क्वांटिटी ले लें और उपभोग के स्तर में परिवर्तन को माप लिया जा सकता है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर से। ऐसे ही कुल मूल्य सूचकांक, कुल मूल्य क्या होता है? प्राइस और क्वांटिटी दोनों को गुणा कर लें। जैसे कि 100 किलोग्राम एक साल में गेहूं उपयोग मेरे द्वारा लिया गया और प्रति किलोग्राम का भाव है 10 रुपया, तो 100 किलोग्राम को 10 से गुणा करें, क्वांटिटी को प्राइस से गुणा करें, तो ये कुल मूल्य आ गया। ऐसे ही सारे वर्षों के लिए कुल मूल्य निकालें और उसके आधार पर जब सूचकांक निकालेंगे तो कुल मूल्य सूचकांक हो जाएगा। प्रकार में ही चौथा जो अंतिम प्रकार है वो है विशेष उद्देश्य सूचकांक। किसी विशेष उद्देश्य के लिए अगर कोई सूचकांक कैलकुलेट किया जा रहा है तो वो विशेष उद्देश्य सूचकांक कहलाता है। जैसे कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर जो उपयोग करता है उनको एक समूह के रूप में ले लें, एक वर्ष का फिर दूसरे वर्ष का, जिसमें आपको तुलना करनी है और एक सूचकांक निकाल लें, तो ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, विशेष उद्देश्य के लिए कैलकुलेट किया गया है। तो ये कुछ प्रकार हैं सूचकांकों के। तो ये एक सैद्धांतिक बातें हैं सूचकांक के संदर्भ में, जिसमें एक खास बात क्या थी कि एक आधार वर्ष उसमें होता है और एक प्रचलित वर्ष होता है। ये प्रचलित वर्ष एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। कुछ सामान्य और बातें भी अपन जान लें। किसी आधार वर्ष के आधार पर, किसी प्रचलित वर्ष इसके आधार पर इस वर्ष में परिवर्तन को मापा जाता है। आधार वर्ष का अगर सूचकांक की बात करें तो वो हमेशा ही आधार वर्ष का जो सूचकांक होता है, इंडेक्स नंबर होता है, वो हमेशा 100 होता है। और प्रचलित वर्ष का सूचकांक हम जिस तरीके की विधि हम अपना रहे हैं उस विधि के अनुसार ये हम खुद कैलकुलेट करते हैं। यही अपना प्रश्न होता है कि प्रचलित वर्ष का सूचकांक ज्ञात करो। तो 100 के आधार पर मान लेते हैं कि किसी भी विधि से कैलकुलेट किया गया और 130 आ गया, तो यहां से यहां तक की जो वृद्धि है वो कितनी हुई? 30। अगर प्रतिशत के रूप में बोले तो 30% वृद्धि हो गई। 100 के ऊपर 30% वृद्धि, तो सूचकांक कितना हो गया? 130। उल्टा कर ले, अगर सूचकांक अपने को दे रखा है प्रचलित वर्ष का 130, तो हम बता सकते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हो गई? 30।
इसमें से ये घटा के आधार का सूचकांक, इसमें ये जोड़ के ये निकाल सकते हैं, इक्वेशन की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर एक बात और साथ साथ देख लें कि आधार वर्ष में अगर प्राइस दे रखी है तो उसको हम सिंबॉलिक टर्म में P0 कहेंगे और प्रचलित वर्ष की प्राइस को हम सिंबॉलिक टर्म में P1 कहेंगे। यानी 0 आधार वर्ष के आधार 0 आधार वर्ष और ये 1 मतलब प्रचलित वर्ष की मूल्य, इसको अपने बोलने में आना चाहिए। ऐसे अगर क्वांटिटी की बात करें तो Q0 सिंबल है किसका, आधार वर्ष की मात्रा के लिए, और Q1 सिंबल होगा किसका, प्रचलित वर्ष की मात्रा के लिए। ऐसे ही अगर मूल्य की बात करें, वैल्यू की बात करें, तो वो क्या हो जाएगा, P और Q का गुणनफल है ये। तो चूंकि ये आधार वर्ष का है तो ये P0 Q0 यानी कि P0 Q0 एक साथ है, इनके बीच में डॉट है या मल्टीप्लिकेशन का साइन है, दोनों को गुणा किया हुआ है, तो ये क्या बोलेंगे, आधार वर्ष का मूल्य है ना। ये टोटल वैल्यू हो सकता है, ये टोटल सेल्स हो सकता है, ये टोटल एक्सपेंसेस हो सकता है, पर ये टोटल है। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी, इन दोनों का गुणनफल यहां पर है। ऐसे यहां पर अगर अपन बोले कि प्रचलित वर्ष का कुल व्यय कितना है या प्रचलित वर्ष का कुल मूल्य कितना है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दोनों जगह पे 1 लिखा हुआ है, P1 Q1। ऐसे ही अगर अपन सूचकांक की बात करें, प्राइस इंडेक्स नंबर की बात करें, प्राइस इंडेक्स नंबर, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, यहां तो हम कुछ भी नहीं करें, हम ज्ञात करते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर किसका, प्रचलित वर्ष का। तो यहां पर हम इसको ऐसे लिखते हैं P01, 0 आधार वर्ष के आधार पर 1 यानी प्रचलित वर्ष का सूचकांक, कौन सा वाला, P मतलब प्राइस सूचकांक। अगर यही प्राइस इंडेक्स की जगह क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हो जाए तो यहां पर कैपिटल Q 01, ये मात्रा सूचकांक हो गया, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हो गया, कि 0 आधार वर्ष के आधार पर 1 प्रचलित वर्ष का मात्रा सूचकांक। तो ये कुछ विशेष बात है, जब अपन कैलकुलेशन करेंगे उस समय में अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो अब अपन आधार में भी वापस आधार, और आगे वीडियो में देखेंगे कि स्थिर आधार हो सकता है, श्रृंखला आधार हो सकता है, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो उसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक इसको आप रिवाइज करते रहिए, इसको ध्यान से याद कीजिए। धन्यवाद।